नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी के लिए। साथियों, आप सभी के लिए जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। शानदार वैकेंसी है, 808 पद है यहाँ पर। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर, भूगोल की जो सिलेबस है इसके ऊपर पाठ्यक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। भूगोल के सिलेबस को एक बार डिस्कस करवाया जाना चाहिए। क्या पेपर का लेवल रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सी प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्या इसके नोट्स मिलेंगे, क्या इसकी टेस्ट सीरीज, क्या इसके बीच हजारों आप सभी के क्वेश्चन हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब देने वाला हूं। साथियों, ये गोल्डन चांस है और शानदार वैकेंसी है। छोटा सा राज्य है लेकिन सीटें बहुत ज्यादा है। टोटल 808 सीट पर है। भूगोल में 53 सीट है, 53 सीट है, कम नहीं होती है। बहुत शानदार सीट है। और विशेषकर बात यह है कि यहां पर केवल भूगोल पढ़ना है, भूगोल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। केवल भूगोल पढ़ना है, भूगोल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यह आपके लिए शानदार सौगात है। और भूगोल का पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो दिखने में बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, लेकिन इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है। ठीक है, अच्छा है, शानदार पाठ्यक्रम है। अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको नोट्स रिवाइज करना है, प्रमाणित पुस्तकें, एनसीईआरटी, सब के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो ये वैकेंसी है, ठीक है, इसमें आप सब ने ये देख लिया है ना। प्रकाशन की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि वगैरह, ये सारा आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम कल डिस्कस भी कर चुके हैं। आज टू द पॉइंट हम बात करेंगे। टू द पॉइंट बात किसके ऊपर करेंगे? हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे साथियों, अपना जो सिलेबस है ना, पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न ही बड़ा सुंदर है। राजस्थान में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे में। उसमें 300 मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्कूल लेक्चरर प्रवक्ता स्कूल मतलब लेक्चरर में यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पेपर होंगे भूगोल के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है साथियों। पेपर फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा 3 घंटे में। ठीक है, दूसरा पेपर सेकंड, इसमें भी 150 मार्क्स और 3 घंटे का होगा। सबसे खास बात मुझे यही लगी। और ये जो सब्जेक्ट जो पेपर होगा, ये मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर सीट आधारित होगा और केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, इसमें रिटर्न का कुछ नहीं है, इसलिए एक शानदार मौका है। ये सब्जेक्ट है अलग अलग। ठीक है, अब भूगोल के सब्जेक्ट पे आते हैं। ठीक है, भूगोल पे हम बात करेंगे। देखो, यूनिट वाइज बात करेंगे। भूगोल के पेपर सॉल्यूशन पर हम यूनिट वाइज बात करेंगे। पहली यूनिट आपकी है यहाँ पर, इसको मैं फर्स्ट यूनिट कहूंगा। 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा जूम करके देखिएगा इसको अच्छे से। और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप तैयारी करने का मानस बना चुके हैं साथियों, तो यहां पर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये 2026 आपका होगा साथियों। या अगर मेहनत समय पर आपने स्टार्ट कर दी है यहां पर, तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन यहां पर ये पहली यूनिट है। देखो, भूगोल की डेफिनेशन, ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एज ए साइंस ऑफ स्पेशल डिफरेंशिएशन, एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी, विषय सामग्री क्या है, प्राइमरी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, है ना, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो प्राथमिक शाखाएं कौन सी है भूगोल की, है ना, फिजिकल और ह्यूमन, मेन व्यू पॉइंट ऑफ द ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म। यहाँ पे बहुत सुंदर है, देखो, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रोबेबिलिज्म, है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसकी व्यवहारिकता का क्या है। तो यहां पर देखो, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? इसके लिए 2 चीज आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, पुस्तकों पर तो जाना ही नहीं है। देखो, प्रमाणित पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है, ना ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे तो मैं बता भी दूंगा अभी। ठीक है, पहला है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एनसीईआरटी से कवर करना है। प्लस जो उत्तराखंड के 12th बोर्ड 11th प्लस जो 12th बोर्ड में आपकी बुक चलती है भूगोल की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। यूके उत्तराखंड में जो 11-12 चलती है वो पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। ठीक है, प्लस में आपको यहाँ पर शानदार चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज नोट दूंगा। कोशिश करूंगा अगर हार्ड कॉपी भी निकाल पाया तो, लेकिन हार्ड कॉपी मुश्किल मिलेगी आपको। ई कॉपी प्रत्येक अपना जो बैच चल रहा है, हिमालय बैच, हर यूनिट के साथ, हर चैप्टर के साथ आपको शानदार हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हस्तलिखित नोट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स।
ये शानदार नोट्स यहाँ पर हर यूनिट में चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, कोर्स के साथ। तो ये आपको नोट्स पढ़ना है, आसान है। केवल भूगोल की परिभाषा, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, भूगोल की कौन सी प्राइमरी शाखाएं हैं, भूगोल की जो विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा होगा, ये टॉपिक होगा, है ना। यहां से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर 150 क्वेश्चन है साथियों। समझना, भूगोल के जो विद्यार्थी हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 150 क्वेश्चन। तो 150% पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है छोड़ कुछ नहीं सकते, हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 150% है तो ये प्रत्येक, है ना, चैप्टर, प्रत्येक यूनिट में प्रत्येक टॉपिक को ये टच करेंगे, हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में एनसीईआरटी और ये चीजें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं, शानदार कवर हो जाएगा, ठीक है। अगली सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में देखो जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, मतलब इतने शानदार नोट्स मिलेंगे आपको जो सविंदर सिंह से बनाए गए हैं, जो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी आप पढ़ना चाहें माननीय महोदय, है ना, सविंदर सिंह जी को आप पढ़ सकते हैं, और उससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों पढ़ लेंगे, पहले ये पढ़ लेना, सविंदर सिंह समझ में नहीं आए तो केवल और केवल जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स को, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ लेना, ऐतिहासिक नोट्स है, पूरा मजा आ जाएगा, कलरफुल है, मल्टी कलर डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ आपको नोट्स मिलेंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहां से शानदार क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, ये दोनों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से शानदार क्वेश्चन बनेंगे। पढ़ना सारा है, छोड़ना कुछ नहीं है, वापस कह रहा हूं। क्यूज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी को अच्छे से पढ़ना है ना। उसके बाद में देखो मेजर चट्टाने, चट्टाने और चट्टानों से निर्मित जो भी खनिज पदार्थ है उनकी विशेषताएं और उनका वितरण कहाँ कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, एजेंट्स, प्रोसेस, एसोसिएट फीचर्स, तो सारी इस्लाकृतियां पढ़नी है, नदीकृत इस्लाकृतियां, है ना, समुद्रीकृत इस्लाकृतियां, पवन और हिमानी, ये सारी इस्लाकृतियां, कास्ट इस्लाकृतियां आप सबको पढ़ना है। इस्लाकृतियों से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, डेन्यूडेशन, वेदरिंग, मास वास्टिंग एंड इरोजन डिपोजिशन, ये सारा इसमें आएगा। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या आएगा, अपक्षीय अपरदन आ जाएगा, डेविस पेंग का मॉडल आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन आएंगे, मृदा का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये शानदार आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। शानदार, इतना शानदार, टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि ये नोट्स, मैंने आज तक ऐसे नोट्स कभी, मतलब इतना टू द पॉइंट, इतने सटीक नोट्स, इतनी शानदार सरल भाषा में कभी नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, सविंदर सिंह एनसीईआरटी और नोट्स से आप साथियों पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है देखो क्लाइमेटोलॉजी, सिलेबस काफी लंबा है, सिलेबस छोटा नहीं है, ठीक है। लाइव क्लासेस में मिलेगी, है ना, आपको फास्ट करना है, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी डालूंगा, कुछ चीजें मैंने बहुत शानदार अच्छे से पढ़ा रखी है, तो ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाओ, क्योंकि सारी क्लासेस लाइव लेने लग गया तो यहाँ पे 6 महीने कोर्स नहीं होगा, ठीक है। अपना कोर्स का टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको पूरा कर पाएंगे। देखो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी को भी कहां से पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्लस केवल नोट्स पे जाना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, कम कंटेंट पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, अथाह कंटेंट इकट्ठा मत कर लेना, कंटेंट बहुत शॉर्ट रखना, बार बार पढ़ना, ठीक है, रिवीजन बार बार करना है। वायुमंडल का संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है, हिंदी में दिखाऊं या इंग्लिश में दिखाऊं, अभी हिंदी में भी दिखा दूंगा फटाफट, ठीक है। इंसोलेशन, सूर्यातप क्या है, सूर्यातप से रिगार्डिंग सारी चीजें हैं, हीट बजट, पृथ्वी का उष्मा बजट, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना, ये सारी चीजें, मैं इसको हिंदी में ले लेता हूं ताकि आप सब लोग कंफर्ट रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी के हैं, है ना, हिंदी के विद्यार्थी, इसलिए इंग्लिश वाले भी पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सिलेबस डाल दूंगा, ठीक है। पेपर 2 काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, छोटा नहीं है साथियों, ठीक है। देखो भूगोल एक विषय के रूप में ये सारा हम देख चुके हैं, आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, भौतिक भूगोल के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, अभी जिसके बात कर रहे थे, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी का ताप बजट, पृथ्वी के तापन और शीतलन की प्रभावित करने वाले कारक,
जैसे संचलन है, सेवन है, पार्थिव विकिरण है, अभिवन है, ये सारे नोट्स में मिलेंगे आपको, सारे नोट्स में मिलेंगे। जलवायु और मौसम के तत्व कौन से हैं, तापमान, तापमान को कंट्रोल करने वाले फैक्टर क्या है, क्षैतिज और लंबवत वितरण क्या है, तापीय विलोमता क्या है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। यहां से शानदार क्वेश्चन बनता है, इनसे भी शानदार क्वेश्चन बनेगा। 150 क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट को वो टच करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब पेटियां क्या है, दाब पेटियों में सामान्य संचरण क्या है, स्थानीय मौसम पवने क्या है, ठीक है। इसके लिए देखो, अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है ना, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जो पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस है, सारी यूनिट चैप्टर वाइज आपको शानदार एक पुस्तक में मिल जाएगी, जो अपनी सबसे अच्छी पुस्तक चली है, विद्यार्थियों ने खूब प्यार दिया है। एक्सप्लेनेशन है, साथ में टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज भी नहीं है, यूनिट में भी टॉपिक वाइज है, तो पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इस पुस्तक का नाम है वस्तुनिष्ठ भूगोल, ठीक है। इसको ऑनलाइन मंगवा लेना एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो इन सब के आपको ना क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पीवाईक्यूज मिलेंगे साथियों। वस्तुनिष्ठ भूगोल है ना, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी आपको कहां मिलेगी, अपने ही एप्लीकेशन पे मिलेगी, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन अपनी यूनिवर्सिटी, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो, वायुमंडलीय दाब, वायु राशियां, वाताग्र है, मानसून की क्रियाविधियां हैं, चक्रवात के प्रकार है, अल नीनो है, ला नीनो का प्रभाव है, वर्षण की प्रकृति है, प्रकार है, वाष्पीकरण है, संघनन है, मेघ है, ओस, पाला, कोहरा, धुंध, वर्षा, ये सब छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें मैंने बहुत शानदार पढ़ाई है, और वापस आपको रिवीजन और करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, शानदार, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं क्लाइमेटोलॉजी की, ठीक है। एनसीईआरटी से कवर करना है, नोट से कवर करना है। विश्व जलवायु का वर्गीकरण है, यहाँ पर देखो कोपेन का वर्गीकरण है, दिख रहा होगा आपको, कोपेन का वर्गीकरण और बड़ा कर देता हूं मैं, ये लो, विश्व जलवायु का वर्गीकरण कोपेन और थॉर्नथवेट, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन के नोट्स इतने शानदार मिलेंगे इसमें, है ना, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, एक सैद्धांतिक पोर्शन होता है, वो भी मिलेगा, प्लस इसके करंट अफेयर भी मिलेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी उपचार संबंधित, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, किगाली प्रोटोकॉल, अन्य प्रोटोकॉल, कॉप 27, 28, 29, 30 जो भी कॉप हुई है, वो सारी कॉप 30-31 तक जो होने वाली है, वहां तक के अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगली यूनिट है जलमंडल। जलमंडल कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ओशनोग्राफी कह सकते हैं, जलमंडल या ओशनोग्राफी, ठीक है, समुद्र विज्ञान कह सकते हैं। तो समुद्र विज्ञान के आधारभूत पक्ष क्या है, समुद्र विज्ञान का पूरा परिचय आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप डीएस लाल की पुस्तक आती है ना, वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी ज्यादा फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, आरबीएससी आपकी जो भी यूकेपीएससी बोर्ड की पुस्तक है उसको भी फोकस कर सकते हैं, प्लस मैं जो नोट्स दूंगा उस पर फोकस करना है, ये तो रामबाण होंगे ही, ठीक है। जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र है, आसान आसान छोटे छोटे टॉपिक, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तापमान है, लवणता है, लवणता का वितरण है, समुद्री नीतल के उच्चावच, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पे गहराई से गर्त वगैरह पूछे जाएंगे। समुद्री जल की गतियां, धाराएं, तरंगे, ज्वार भाटाएं, समुद्री संसाधन, समुद्री प्रदूषण की समस्याएं, है ना, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, वो करंट अफेयर भी जोड़ के आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज्वार भाटा क्या है, समुद्री संसाधन क्या है, तो छोटी यूनिट है यहाँ पर जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखो कौन सी यूनिट हो गई ये, देखो पहली तो थी परिचय वाली, दूसरी थी जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरी क्लाइमेटोलॉजी, चौथी जलमंडल। 4 यूनिट है ये, पेपर फर्स्ट की 5वीं यूनिट है साथियों। यहाँ पर देखो जलमंडल, वरहत जल जैव मंडल के रूप में पृथ्वी, ठीक है, सॉरी जैव मंडल, जिसको हम पर्यावरण भूगोल कह सकते हैं, जैव मंडल है ये, बायोस्फीयर है, इसको पर्यावरण कह सकते हैं। तो जैव मंडल के रूप में पृथ्वी क्या है, पर्यावरण क्या है, इकोलॉजी की अवधारणा क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, जैव विविधता कौन सी है, इसका प्रकार, महत्व, संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा और प्रकार क्या है, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव क्या है, प्रदूषण, प्रदूषण के अलग अलग प्रकार, उनके मानक, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो केवल नोट से हो जाएगा, कुछ चैप्टर कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी दे रखी है ना, नोट से हो जाएगा, एनसीईआरटी में भी दे रखी है,
प्लस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की किताब आती है छोटी सी वाणी पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हैं, है ना। वाणी पब्लिकेशन की किताब आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, वहां से भी आप चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी छोटी यूनिट है, अच्छे से फटाफट हो जाएगी। उसके बाद में देखो आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा है, प्रकृति है, कार्य क्षेत्र है, कंप्लीट कहां से कवर करना है, 12th क्लास की एनसीईआरटी मानव भूगोल से, प्लस क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, बस, ठीक है। तो मानव भूगोल में देखो जनसंख्या बहुत बड़ा टॉपिक है, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, ग्रामीण और नगरीय संयोजन, जनसंख्या व स्थानिक प्रतिरूप, जनसंख्या का परिवर्तन के घटक, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो कंप्लीट मानव भूगोल में मानव सॉरी यहां पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी आ गया, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी यहां पर आ चुका है। आगे चले सॉरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी यहां पर आ चुका है। तो जनसंख्या के टॉपिक ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बाकी सारा जनसंख्या का करंट डाटा आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। मानव विकास की संकल्पना, सूचक, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं एवं वर्गीकरण, प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, द्वितीयक क्रियाएं, यहां पर ये सारी चीजें आपको देखनी है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, ठीक है, ये आर्थिक भूगोल में आती है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारी एनसीईआरटी में है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में सारा है, शानदार अच्छे से। उसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं, वो नोट्स एनसीईआरटी के नोट्स में आपको दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के सरलीकृत नोट्स आपको दूंगा। तृतीयक क्रियाएं, है ना, यहाँ पर चतुर्थ क्रियाएं कौन सी होती है, आईसीटी आधारित क्रियाएं कौन सी है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, चतुर्थ क्रियाओं में सेलेक्ट जनसंख्या कितनी है, क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रकृति में परिवर्तनशील प्रतिरूप क्या है, पतन, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें आ चुकी है साथियों। देखो समुद्र, समुद्र में यहाँ पर अगला टॉपिक है महत्व, राष्ट्रीय अधिकार, अंतरराष्ट्रीय समझौते, है ना, ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। परिवहन तथा संचार, सड़क, रेल, हवाई जल परिवहन, ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे, वृहद समुद्री मार्ग, अंतर्देशीय जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग, तेल गैस पाइपलाइन, है ना, संचार के परंपरागत साधन, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, जीपीएस, मानव अधिवास। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है मानव भूगोल, छोटा नहीं है। पूरा ह्यूमन सेटलमेंट भी आ गया, ग्रामीण और नगरीय अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप, शहर, वृहद शहरों की आकृति की क्या है, विकसित देशों में अधिवास की समस्याएं क्या है ना, स्लम एरियाज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। देखो लास्ट में अब जो आती है यूनिट, ये महत्वपूर्ण है। देखो ये यूनिट क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक मिनट, यस पूरा आ रहा है ना। मानचित्र कला एवं मानचित्र कार्य, इस यूनिट में आप सभी की दिक्कत होगी, बहुत शानदार। देखो स्केल, स्केल का प्रयोग, स्केल के प्रकार, ये सारी चीजें, है ना, स्केल का प्रकार क्या है, स्केल का महत्व क्या है, स्केल के मापक क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। वापस हम करेंगे, ठीक है, और शानदार नोट्स मिलेंगे आपको। तो जेपी शर्मा की किताब आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, वो भी पढ़ सकते हैं और नोट से कवर हो जाएगा। प्लस जो एनसीईआरटी 11-12 के प्रैक्टिकल वाली बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मानचित्रों का महत्व, उपयोग, प्रकार, परंपरागत चिन्ह, उनका उपयोग, दूरी, माप, स्थिति निर्धारण, ये सारी चीजें आएगी। भू स्थानिक आंकड़ा, संकल्पना और प्रकार, बिंदु, रेखा तथा क्षेत्र आंकड़ा, भू स्थानिक आंकड़ा, संकल्पना और प्रकार, ठीक है, ये मैप के टाइप हो गए सारे। स्थानिक आंकड़ा, संकल्पना, बिंदु, रेखा, है ना, क्षेत्र आंकड़ा कैसे इकट्ठे करते हैं। अगला है मानचित्र प्रक्षेप, ये विद्यार्थियों को सबसे कठिन लगता है। मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप, ये विद्यार्थियों को सबसे कठिन लगता है। इसमें अक्षांश, देशांतर, प्रक्षेपों का प्रकार, शंक्वाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप की रचना विधि, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार ही लिखे हैं, पूरा बड़े रूप में हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर अच्छा है कि छोटे रूप में ही पढ़ना है। आगे है टोपोग्राफिक मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र, पहचान, मापक, क्षेत्र, समोच्च रेखाएं, उनके अनुभाग, है ना, भूदृश्य की पहचान, भूमि उपयोग की व्याख्या, विषय संबंधी मानचित्र, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, स्थलाकृतिक मानचित्र की सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आता है वायु फोटो चित्र, प्रकार है, ज्यामितीय विशेषताएं हैं, मापक है, मानचित्र है, वायु फोटो चित्रों में अंतर है, ये सारी चीजें। एरियल फोटोग्राफी है, ये भी एनसीईआरटी में है।
इसको भी एडवांस लेवल पर हम करेंगे, इसको भी एनसीईआरटी से। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें एनसीईआरटी में है। देखो आगे चलते हैं, ये भी आगे एनसीईआरटी में रिमोट सेंसिंग है ना, लास्ट में जो है ये टॉपिक रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, महत्व, उत्पाद, वायु फोटो चित्र, उपग्रह चित्र, सुदूर संवेदन में आंकड़ा निवेश, इनपुट, प्रक्रम की अवस्थाएं क्या है, उपग्रह सेंसर्स क्या होते हैं, है ना, डाटा प्रोडक्ट, आंकड़ा उत्पाद क्या होता है, छोटा छोटा कितना खुल खुल के लिखा है ना, कितना अच्छा सिलेबस डाला है। बाकी सारी जगह क्या होता है कि सिलेबस को एकदम ठूस देते हैं, एक ही जगह डाल दिया, एक यूनिट का नाम लिख दिया। इसने पूरा यूनिट के खोल खोल के दिखाया कि भैया ये पढ़ लो आप बस, है ना। मौसम उपकरणों का उपयोग है, ताप मापी, नम एवं शुष्क बल्ब, वायु दाब मापी, वायु वेग मापी, वर्षा मापी, मौसम मानचित्रों की व्याख्या, क्षेत्रीय अध्ययन का महत्व। ठीक है, लास्ट में है पाठ्यक्रम के भौतिक, मानव और भारतीय भूगोल खंडों में दिए गए विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का मानचित्रण और पहचान। पाठ्यक्रम के भौतिक, मानवीय, पाठ्यक्रम के भौतिक, मानवीय और भारतीय भूगोल के खंडों में दिए गए विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का मानचित्रण और पहचान। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। जहां जहां तत्व और क्रियाओं का मानचित्रण है, पहचान है, इसका मतलब मैपिंग भी है, यहां पर मैपिंग भी है। मैपिंग भी मैंने करवा रखी है, सारी मैपिंग भी इस क्लासों के साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, लाइव भी करवाऊंगा, कोशिश करूंगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है साथियों, तो ये अपना क्या हुआ, पेपर फर्स्ट कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट नोट्स, है ना, इससे ही हो जाएगा, कोई किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, और जितना बार बार पढ़ेंगे उतना ही चीजें अच्छे से आपको याद होगी साथियों। ठीक है, उसके बाद में देखो पेपर टू, पेपर टू में क्या है, भारत का भूगोल। अब देखो पेपर टू में कंप्लीट भारत का भूगोल, इसका मतलब है यहां पर इंडियन ज्योग्राफी का योगदान बहुत ज्यादा है ना, इंडियन ज्योग्राफी का योगदान बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, भारत के भूगोल के अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले देखो भारत के भूगोल की यहाँ पर विशेषताएं। अब पढ़ना क्या है, देखो इसमें आप जरूर बुक पढ़ना। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी 11th क्लास। इस पूरे पेपर टू के लिए क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक तो एनसीईआरटी, ठीक है, जो 11th क्लास की आती है, ये पढ़ना है, प्लस एक मैंने नोट्स निकाल रखे हैं भारत के भूगोल के, बहुत शानदार है, मल्टी कलर है, शॉर्ट है ना, पढ़ने का बहुत आनंद आएगा, ये नोट्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, डी.आर. खुल्लर साहब की किताब आती है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे आप, डी.आर. खुल्लर की किताब आती है, तो डी.आर. खुल्लर की किताब आप ले सकते हैं, छोटी किताब आती है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। ठीक है, प्रमाणित पुस्तक के रूप में इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी सविंदर सिंह साहब की किताब भी आई है भारत के भूगोल पर, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, पढ़ी नहीं है, कैसी है क्या है। डी.आर. खुल्लर आप ले सकते हैं। एक किताब और आती है आर.सी. तिवारी साहब की, है ना, भारत का भूगोल, आर.सी. तिवारी, दोनों में कोई सी भी ले सकते हैं। ये आर.सी. तिवारी भी अच्छी है, देख लेना, दोनों में नया अपडेट होना चाहिए, नया मॉडल कौन सा है वो आप ले लेना। ठीक है, बाकी अपने नोट से एनसीईआरटी से लगभग कवर हो जाएगा, कुछ किताबों से भी आप कवर कर लेना। ठीक है, चलिए देखो कैसे क्या होगा। भारत के भूगोल की भौतिक विशेषताएं, है ना, भारत की फिजिकल फीचर्स, भारत की अवस्थिति कैसी है, स्थानिक संबंध क्या है, संरचना क्या है, उच्चावच क्या है, और भौतिक विभाग क्या है। भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है, भारत का सारी नदियां, नदी बेसिन एवं जल मार्गों की संकल्पना, उत्तराखंड की सारी नदियां यहाँ पर अच्छे से आपको करनी है। उत्तराखंड की जो भी नदियां हैं, ये उत्तराखंड विशेष हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें अफवाह तंत्र में जो है उत्तराखंड की नदियां अधिक पूछी जाएगी, ध्यान रखना। जलवायु की विशेषताएं हैं, क्लाइमेट, पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है कहाँ दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, शानदार कवर हो जाएगा, शानदार कंप्लीट कवर हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह कुछ चीजें नहीं है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। आगे चले, ठीक है, उसके बाद में देखो प्राकृतिक वनस्पति हो गया, उसके बाद में आता है मुख्य मिट्टी, मृदा प्रकार, उनका वितरण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार। ठीक है, मृदा अपरदन समस्या, मृदा संरक्षण, ये भी एनसीईआरटी से शानदार कवर हो जाएगा। फिर है प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप कारण, ये जो यूनिट दे रखी है ये सारी एनसीईआरटी में, भूस्खलन, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, तो उत्तराखंड में जो जो प्राकृतिक आपदाएं आई है उसका इतिहास देखना पड़ेगा, कब आई, क्या कारण रहे, ये सारी चीजें देखनी होगी। बाकी ये बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, ये सारी चीजें हम करेंगे शानदार। ठीक है, भूस्खलन है। चलें आगे, तो ये कुल मिला के भारत का भौतिक भूगोल हो गया, इसको भारत का हम भौतिक भूगोल कह सकते हैं। अगला देखो भारत की मानवीय विशेषताएं, ये भारत का ह्यूमन ज्योग्राफी है, भारत का मानव भूगोल है।
तो भारत की जनसंख्या कंप्लीट आ जाएगी यहाँ पर। भारत की जनसंख्या क्या क्या है, कैसे है, लंबा चौड़ा वर्गीकरण दे रखा है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से उत्तराखंड में जनसंख्या के प्रवास, कारण और प्रभाव दे रखे हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे, कोशिश करूंगा इसके नोट्स या जो भी होगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये भारत का है, भारत की जनसंख्या, प्रवास, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारी चीजें हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के प्रकार, वितरण, नगरीय बस्तियां, ये सारे भारत के हैं। भारत की नगरीय बस्तियां, भारत की स्लम, भारत की झुग्गी झोपड़ियां, भारत की समस्याएं, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये कुल मिला के जनसंख्या और अधिवास आ गया भारत का। ठीक है, भारत का जनसंख्या और अधिवास के बाद में क्या आएगा, संसाधन, भारत के रिसोर्सेस। देखो, भारत के रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन की संकल्पना, उसका प्रकार, वितरण, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, प्रतिरूप और उसको प्रभावित करने वाले कारक, जल संसाधन, संभाव्यता, उपलब्धता तथा उपयोग, जल का प्रयोग, सिंचाई, घरेलू उद्योग तथा अन्य जल अल्पता की समस्या, जल संसाधनों का प्रबंधन, संरक्षण, तो सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे जल संसाधन, देखो प्राकृतिक संसाधन सारे आ गए, ठीक है इसमें, और जल संसाधन भी आ गया, सिंचाई और सारी औद्योगिक सुविधाएं, सब समस्याएं, है ना। तो जल संसाधन को लेकर यहाँ पर बहुत अधिक फोकस किया गया है ना। जल संसाधन को लेकर एनसीईआरटी में भी मिलेगा, अलग से भी हम इसको करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, ये उत्तराखंड विशेष को लेकर भी पूछा जा सकता है ना। ये कुछ चीजें हैं, ये उत्तराखंड विशेष को लेकर पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चले। उसके बाद में देखो, खनिज संसाधन, धात्विक, अधात्विक, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक, लवण आदि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ चीजें की थी और वापस इसको रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर, बायोमास, ये सारी चीजें आपको शानदार नोट्स में मिल जाएगी। आर्थिक क्रियाएं, कृषि, कृषि में प्रमुख फसलें, है ना, कृषि का प्रतिरूप उपयोग, सारी फसलें, गेहूं, धान, कपास, गन्ना, बहुत बारीकी से देखना है यहाँ पर भारत के भूगोल को। ठीक है, अगला है उद्योग, उद्योगों का महत्व, प्रकार, औद्योगिक अवस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख उद्योगों का वितरण, बदलता प्रतिरूप, लोहा, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, पेट्रोकेमिकल, ये सारी चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, रटने वाली है। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक समूह है, यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रियल समूह, उद्योगों पर निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी है। फिर परिवहन और संचार तंत्र है भारत का, सड़कें, रेल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग, वायु मार्ग, तेल गैस पाइपलाइन, ये सारी चीजें हैं। भारतीय विदेश व्यापार की प्रकृति है, इसका बदलता प्रतिरूप है। भारत का ट्रेड क्या है, कैसे वर्तमान की परिस्थितियां हैं, तो इन सब में बहुत सारा करंट अफेयर भी है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर भी है, समुद्री पत्तनों की भूमिका है, प्रभाव क्षेत्र है, विदेशी व्यापार में हवाई अड्डों का महत्व, भूमिका है, भारत में नियोजन है, प्लानिंग है, भारत में भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित समस्याएं हैं। ठीक है, पर्यावरणीय अवनयन, जल प्रदूषण, निर्वनीकरण, स्रोतों का सूखना, नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन भारत का, ग्रामीण नगरीय प्रवास भारत में, मलिन बस्तियों की समस्याएं भारत में। ठीक है, तो ये काफी लंबा चौड़ा है। भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, सारी नियोजन के प्रकार, क्षेत्रीय, खंडीय नियोजन, सतत विकास की संकल्पना और उसके इंडिकेटर भारत के क्या क्या है। तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है, जो इतना विस्तार के साथ दे रखा है। ठीक है, जो इतना विस्तार के साथ है साथियों। तो कुल मिला के पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना ज्यादातर देखो एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर 2 में कंप्लीट भारत का भूगोल है, तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा। इसमें आरसी तिवारी, आरडी खुल्लर साहब की किताब, कुछ करंट अपडेटेड डाटा, है ना, बहुत सारी चीजों से आपको सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस सेकंड पेपर में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, है ना, भारत के भूगोल के एक नोट्स की बुकलेट निकाल रखी है, भारत का भूगोल, उसको भी शानदार हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको, 80-90% इस बुक में मिल जाएगा, कुछ चीजें इसमें नहीं मिलेगी जो आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, तो उसके भी मैं नोट्स दूंगा, लेकिन अपने लेवल पर भी आप अच्छे से प्रयास करना। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के ये पेपर 1 और पेपर 2 है, आसान है, कर सकते हो, दिखने में बड़ा सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 है ना, दिखने में बड़ा है, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 150% है, 300% है यहाँ पर, इसका मतलब प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, है ना, प्रत्येक टॉपिक को वो टच करेंगे, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न बनेगा, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सारा है, सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों, आप सभी को यहाँ पर इस नई भर्ती की शुभकामनाएं, लगातार मेहनत जारी करें, जारी रखें। हिमालय बैच हमने लॉन्च कर दिया है,
ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, कुछ लाइव क्लासेस मिलेगी, दोनों के माध्यम से हम शानदार मेहनत करके इसको पूरा करेंगे। ठीक है, और जितनी मैं मेहनत आपको करवाऊंगा इतनी मेहनत आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अभी नया साल है, तो कल शायद हो सकता है कल तक ये ऑफर रहेगा 2026, है ना। तो 2026 पर APU 20 जो अपना हिमालय बैच है उस पर आप जाके ये कोड अप्लाई करेंगे APU 2026, तो आपको 26% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है साथियों, ये आप अप्लाई कर देना। हिमालय बैच से जुड़ना है और उसके बाद में जो भी अपडेट होगा कुछ, है ना, इस ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है। यहां पर सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। करना क्या है, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है, भूगोल के कोर्स में जाना है, उत्तराखंड के कोर्सेज में जाना है, वहां पर आपको ये हिमालय बैच दिखाई देगा। ठीक है साथियों, आप सभी को गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, शानदार अच्छे से पढ़ते रहिए। गोल्डन चांस है, अच्छा मौका है, हिमालय बैच में खूब मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।